इस गहन अध्ययन में स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा है ना, वो सच में सोचने और दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर यही मानते हैं कि सीखना या ज्ञान पाना एक बहुत ही तार्किक, शांत और एकदम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कोई किताब खोलता है, डेटा पढ़ता है और बस याद कर लेता है। हाँ, जैसे किसी मशीन में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा हो। एकदम सही। लेकिन क्या हो अगर ये धारणा पूरी तरह से गलत हो? क्या हो अगर हमारे आसपास के लोगों की भावनाएं एक इंसान से दूसरे इंसान में, मतलब किसी वायरस की तरह संक्रामक रूप से फैलती हों? आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही है कि कैसे ये भावनात्मक संक्रमण हमारे सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को पूरी तरह से निर्देशित करता है। ये सच में एक बहुत ही शानदार प्रस्तावना है। और आज के इस विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाता है। हाँ, बिल्कुल। ये विश्लेषण असल में शिव नारायण द्वारा 23 फरवरी 2026 को तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित एक बेहद महत्वपूर्ण शोध पत्र पर आधारित है। इस शोध पत्र का शीर्षक है फ्रॉम एंगर टू लर्निंग, न्यूरोबायोलॉजिकल स्टडी ऑफ इमोशनल रेसिप्रोसिटी। आसान शब्दों में कहें तो ये भावनाओं की पारस्परिकता का न्यूरोबायोलॉजिकल अध्ययन है। सही कहा। और ये पेपर सिर्फ मनोविज्ञान की बात नहीं करता, बल्कि दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के स्तर पर जाकर ये साबित करता है कि भावनाएं सीखने की प्रक्रिया का कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वे इसका मुख्य इंजन है। और इसीलिए आज के इस गहन अध्ययन का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये डिकोड करना है कि चाहे वो कोई स्कूल का क्लासरूम हो, कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई वर्क प्लेस, ये जगह केवल जानकारी साझा करने वाले ईंट पत्थर के केंद्र नहीं है। ये असल में भावनात्मक पारिस्थितिक तंत्र हैं, मतलब इमोशनल इकोसिस्टम्स। बिल्कुल। तो आज हम मिलकर ये समझेंगे कि कैसे इंसान का दिमाग केवल तार्किक रूप से नहीं, बल्कि भावनाओं के गहरे नेटवर्क के माध्यम से सीखता है। इस सफर की शुरुआत में सबसे पहले हमें शिक्षा और ज्ञान के उस पुराने पारंपरिक मॉडल को पीछे छोड़ना होगा, जो मानता है कि बौद्धिक क्षमता और भावनाएं दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पुराना तरीका। हाँ, पुराने मॉडल्स हमेशा से कॉग्निशन यानी सिर्फ तर्क और याददाश्त पर जोर देते आए हैं। वे भावनाओं को सीखने के रास्ते में एक रुकावट मानते हैं। उनका मानना है कि कक्षा या मीटिंग में एकदम शांत और भावहीन होकर बैठना ही एकाग्रता की निशानी है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि शोध तो इस पुरानी बात को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। एकदम खारिज कर रहा है। शोध के अनुसार इंसान का दिमाग भावनात्मक संक्रमण के लिए बायोलॉजिकली वायर्ड है, यानी इंसान भावनाओं को एक दूसरे से कैच करने के लिए ही बना है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कोडिंग सीख रहा है या कोई बहुत ही जटिल गणित का फॉर्मूला हल कर रहा है, तो वहां भावना की क्या जरूरत है? गणित तो विशुद्ध रूप से तर्क है। ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और यहीं पर न्यूरोसाइंस हमें चौंकाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति गणित का फॉर्मूला हल कर रहा होता है तो वो जो जिज्ञासा महसूस करता है, या जब सवाल हल नहीं होता तो जो झुंझुलाहट होती है, हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल। और जब अचानक से उत्तर मिल जाता है तो जो जीत की खुशी होती है, वे सब भावनाएं ही तो हैं। और इन भावनाओं को नियंत्रित करता है दिमाग का लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, हाँ, जिसे हम दिमाग का भावनात्मक इंजन कह सकते हैं। अगर ये इंजन चालू नहीं है तो दिमाग उस गणित के फॉर्मूले को रजिस्टर ही नहीं करेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लिम्बिक सिस्टम एक गेटकीपर या चौकीदार की तरह काम करता? मैं इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाती हूँ। लिम्बिक सिस्टम के अंदर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। एक है अमिगडाला, दूसरा है हिप्पोकैम्पस और इसके साथ ही सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला जैसे हिस्से भी जुड़े होते हैं। अब अमिगडाला को दिमाग का अलार्म सिस्टम मान लीजिए। यह भावनाओं की तीव्रता को मापता है और चिल्लाकर कहता है, अरे ये चीज महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दो। अच्छा। और हिप्पोकैम्पस को एक लाइब्रेरियन मान लीजिए, जिसका काम है यादों और जानकारियों को सही जगह पर फाइल करना। ये तो बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है, अलार्म सिस्टम और लाइब्रेरियन। बिल्कुल। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो अगर अमिगडाला कोई भावनात्मक हलचल महसूस नहीं करता तो वो अलार्म नहीं बजाता। और अगर अलार्म नहीं बजता तो हिप्पोकैम्पस नाम का वो लाइब्रेरियन सोता रहता है, वो जानकारी को फाइल ही नहीं करता। वाह। इसलिए भावनाएं सीखने में बाधा नहीं है, बल्कि वे सीखने की प्रक्रिया को गति देने वाला असली ईंधन है।
मतलब लिम्बिक सिस्टम ही ये तय करता है कि दिमाग किसी जानकारी पर ध्यान देगा या वो जानकारी एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दी जाएगी। एकदम सही। इसका मतलब है कि बिना भावना के ज्ञान बस एक सफेद शोर बनकर रह जाता है, दिमाग उसे प्रोसेस करने की जहमत ही नहीं उठाता। बिल्कुल। शोध में एक और बहुत ही जादुई चीज का जिक्र है जिसने इस भावनात्मक जुड़ाव को और भी गहराई से समझाया है, मिरर न्यूरॉन्स। मुझे लगता है कि ये न्यूरोसाइंस का सबसे रोमांचक हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं है। मिरर न्यूरॉन्स का विषय हाल के दशकों में एक बड़ी न्यूरोलॉजिकल क्रांति रहा है। ये हमारे दिमाग के इंफीरियर फ्रंटल और पैराइटल क्षेत्रों में फैले होते हैं। इनका काम इतना विशिष्ट और अद्भुत है कि ये इंसान के सामाजिक व्यवहार की पूरी नींव समझा देता है। कैसे? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को कोई काम करते हुए या कोई भावना व्यक्त करते हुए देखता है, तो ये मिरर न्यूरॉन्स देखने वाले के दिमाग में ठीक उसी तरह से फायर या सक्रिय होते हैं मानो वह व्यक्ति खुद वही काम कर रहा हो। तो जब हम किसी को देखते हैं तो हम केवल दूर बैठे एक दर्शक नहीं होते, हमारा दिमाग उस पूरी घटना को अपने अंदर सिमुलेट कर रहा होता है। एकदम। इसे स्रोत में दिए गए कुछ बहुत ही रोजमर्रा के और मजेदार उदाहरणों से समझा जा सकता है। हाँ, बताइए। सोचिए, एक कमरे में गाना चल रहा है और कोई बहुत मगन होकर डांस कर रहा है। उसे देखकर बिना सोचे समझे देखने वाले के पैर भी थिरकने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मिरर न्यूरॉन्स का कमाल है जो डांस से डांस को ट्रिगर कर रहे हैं। या फिर अगर सामने वाला अचानक से बहुत गुस्से में बात करने लगे तो बिना किसी व्यक्तिगत कारण के सुनने वाले के शरीर में भी तनाव आ जाता है और उसे भी गुस्सा आने लगता है। यहाँ गुस्से से गुस्सा ट्रिगर हो रहा है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर डांस से डांस ट्रिगर होता है और गुस्से से गुस्सा, तो इसका मतलब है कि एक क्लासरूम या ऑफिस मीटिंग में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो एक न्यूरोलॉजिकल इवेंट है जहां सबके दिमाग एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। ज्ञान का प्रसार केवल एक हार्ड ड्राइव से दूसरी हार्ड ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करने जैसा तो बिल्कुल नहीं रहा। यही वो बिंदु है जहां शोध पारस्परिक लर्नोग्राफी या रेसिप्रोकल लर्नोग्राफी की अवधारणा को सामने लाता है। रेसिप्रोकल लर्नोग्राफी? हाँ, जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं, चाहे वो एक शिक्षक और छात्र हो या दो सहकर्मी हो, तो उनके बीच केवल जानकारी नहीं बहती, उनके दिमाग की तरंगें भावनाओं के माध्यम से एक न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन में आ जाती हैं। वे एक ही फ्रीक्वेंसी पर धड़कने लगते हैं। इसे ही शोध में भावनात्मक पारस्परिकता का सिद्धांत कहा गया है ना, जहां यह साफ लिखा है कि गुस्सा गुस्से को जन्म देता है, शांति शांति को जन्म देती है और सीखना सीखने को जन्म देता है। हाँ, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि जब कोई शिक्षक या लीडर पूरे उत्साह और जुनून के साथ कोई बात सिखाता है तो उसके वे भाव हवा में नहीं खोते। वे सीधे सामने वाले के मिरर न्यूरॉन से टकराते हैं और उसके अंदर भी वही उत्साह पैदा कर देते हैं। एक उत्साहित व्यक्ति अपने आसपास उत्साहित लोगों का निर्माण करता है। सही बात है। उसी तरह अगर कोई बेहद शांत रहकर गहरे चिंतन के साथ तर्क करता है तो सामने वाले के दिमाग में भी उस शांति और तार्किक सोच का सिमुलेशन होने लगता है। सहयोगात्मक और सकारात्मक व्यवहार दिमाग के उन सर्किट्स को सक्रिय करता है जो टीम वर्क और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करते हैं। ये तो हुई सकारात्मक माहौल की बात जहां ज्ञान तेजी से बढ़ता है। लेकिन जरा रुकिए, अगर उत्साह संक्रामक है तो फिर तनाव और डर का क्या? अगर कोई ऐसी जगह है जहां का माहौल बहुत ही नकारात्मक है, जैसे कि कोई बहुत ही सख्त बॉस जो बात बात पर चिल्लाता है या स्कूल में कोई बदमाशी करने वाला छात्र है, क्या उस स्थिति में भी दिमाग उसी तरह से उस तनाव को मिरर करने लगता है? ये इस शोध का सबसे गंभीर और ध्यान देने योग्य पहलू है। जब माहौल में डिस्ट्रक्टिव या नकारात्मक भावनाएं होती हैं, जैसे कि डर, लगातार गुस्सा या बदमाशी, तो दिमाग का वही लिम्बिक सिस्टम और खास तौर पे एमिगडाला एक खतरे का संकेत देता है। एमिगडाला सर्वाइवल मोड या लड़ो या भागो वाली स्थिति में चला जाता है। यानी दिमाग को लगता है कि जान खतरे में है, भले ही खतरा सिर्फ एक गुस्से वाले बॉस का ही क्यों ना हो। बिल्कुल। दिमाग का प्राचीन हिस्सा एक शेर के हमले और एक आक्रामक बॉस के चिल्लाने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। दोनों ही स्थितियों में तनाव के हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं। बाप रे। और जब दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है तो वो अपनी सारी ऊर्जा बचाव में लगा देता है। ऐसे में कॉग्निटिव थिंकिंग यानी सोचने, समझने, तर्क करने या कुछ नया सीखने की जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है। पूरी तरह से।
इसीलिए बदमाशी या टॉक्सिक वर्कप्लेस केवल एक बुरा व्यवहार नहीं है, ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल वायरस है जो पूरे समूह के प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स को काम करने से रोक देता है और उनकी बौद्धिक क्षमता को पंगु बना देता है। ये वाकई में आंखें खुलने वाला है। हम अक्सर सोचते हैं कि तनाव में लोग बस थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन असल में उनका दिमाग बायोलॉजिकली कुछ नया सीखने के लायक ही नहीं बचता। सही कहा आपने। अब तक हमने भावनाओं के इस पूरे खेल को समझ लिया है, लेकिन शोध में एक बहुत ही विस्तृत ढांचा भी दिया गया है जो ये बताता है कि ज्ञान असल में दिमाग के अलग अलग हिस्सों से होकर पक्का कैसे होता है। इसे न्यूरो इंटीग्रेटिव मॉडल कहा गया है। हाँ, क्या हम इस LCM इंटीग्रेशन को थोड़ा सरल भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। न्यूरो इंटीग्रेटिव मॉडल इस शोध का सबसे अहम तकनीकी स्तंभ है। LCM का मतलब है लिम्बिक, कॉग्निटिव और मोटर सिस्टम का एकीकरण। लिम्बिक, कॉग्निटिव और मोटर। हाँ, ज्ञान का प्रसार तब तक अधूरा है जब तक ये तीनों सिस्टम एक साथ एक सिंक में काम ना करें। तो ये पूरी चेन शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत हमेशा लिम्बिक नेटवर्क से होती है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये भावनात्मक सक्रियता पैदा करता है। ये वो स्पार्क या प्रेरणा है जो इंसान को कुछ नया जानने के लिए मजबूर करती है। ठीक है। जब लिम्बिक सिस्टम जानकारी को पकड़ देता है, तब वो उसे आगे बढ़ाता है। इसके बाद बारी आती है कॉग्निटिव नेटवर्क की। इसका मुख्य केंद्र हमारे माथे के ठीक पीछे स्थित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि हमारे दिमाग का सबसे विकसित और तार्किक हिस्सा माना जाता है। सही कहा। कॉग्निटिव नेटवर्क उस कच्ची भावनात्मक ऊर्जा और जानकारी को लेता है, उसका विश्लेषण करता है, उसे अर्थ देता है और एक व्यवस्थित संरचना या स्ट्रक्चर में ढालता है। यह वो जगह है जहां इंसान प्लानिंग करता है और चीजों को समझता है। लेकिन यहां भी ज्ञान पूरा नहीं होता। इसके बाद आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम यानी शरीर का मूवमेंट। सीखने में शारीरिक मूवमेंट का क्या काम है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर पारंपरिक शिक्षण प्रणालियां मात खा जाती हैं। मोटर सिस्टम में मोटर कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया शामिल होते हैं। यह हिस्सा सीखी गई बातों को व्यवहारिक रूप देता है। अच्छा। शोध में एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, थैलामिक साइक्लोजाइड रिहर्सल या TCR। TCR? इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम किसी सीखी हुई चीज का बार बार शारीरिक या व्यवहारिक रूप से अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे या रास्ते स्थायी और मजबूत हो जाते हैं। ये शब्द तो काफी जटिल है। क्या इसे समझने के लिए कोई रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण या एनालॉजी मिल सकती है? जैसे अगर कोई इंसान गिटार बजाना सीख रहा है या कोई नया सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहा है, तो ये LCM मॉडल वहां कैसे काम करेगा? चलिए गिटार का ही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी महान गिटारिस्ट को मंच पर परफॉर्म करते देखा। उस संगीत को सुनकर और भीड़ का उत्साह देखकर उसके अंदर एक गहरी इच्छा पैदा हुई कि मुझे भी ये सीखना है। ये जो प्रेरणा और जुनून पैदा हुआ, ये लिम्बिक सिस्टम का काम है। इसके बाद वो व्यक्ति गिटार की किताब लाता है, नोट समझता है, ये सीखता है कि कौन सी उंगली किस तार पर जाएगी। ये सारा विश्लेषण और प्लानिंग उसका कॉग्निटिव सिस्टम कर रहा है। लेकिन सिर्फ किताब पढ़ने से तो कोई गिटार बजाना नहीं सीख जाता। बिल्कुल। और यही मोटर सिस्टम आता है। जब तक वो व्यक्ति सच में गिटार हाथ में लेकर अपनी उंगलियों से उन तारों को नहीं छेड़ता, तब तक वो कुछ नहीं सीखता। हाँ। जब वो बार बार अभ्यास करता है, जिसे शोध में थैलेमिक साइक्लोज्ड रिहर्सल कहा गया है, तब जाकर वे नोट्स उसकी मांसपेशियों की याददाश्त और दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं। वाह। जब एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव, एक स्पष्ट तार्किक समझ और निरंतर व्यावहारिक अभ्यास एक साथ मिलते हैं, तभी ज्ञान का असली निर्माण होता है। अगर इनमें से एक भी कड़ी टूट जाए तो ज्ञान कच्चा रह जाता है। ये बहुत ही स्पष्ट और शानदार एनालॉजी है। अब हमें ये समझ आ गया है कि सिर्फ एक वीडियो ट्यूटोरियल देखकर हम कोई चीज क्यों नहीं सीख जाते। जब तक हम उसे खुद करके न देखें, वो मोटर सिस्टम में रजिस्टर ही नहीं होता। बिल्कुल। तो आखिर इस सबका क्या मतलब है? ये सारा न्यूरोसाइंस, LCM मॉडल, मिरर न्यूरॉन्स, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज के लिए क्या मायने रखता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसके मायने बहुत गहरे और क्रांतिकारी हैं। आज तक हम स्कूलों, कॉलेजों या बड़े बड़े कॉर्पोरेट संस्थानों में सिर्फ बाहर से नियम और नीतियां थोपते आए हैं। हम सोचते हैं कि एक रूल बुक बनाकर हम लोगों का व्यवहार और सीखने का तरीका बदल देंगे। उदाहरण के लिए स्कूलों में एंटी बुलिंग अभियानों को ही ले लीजिए। अक्सर बस दीवार पर एक पोस्टर लगा दिया जाता है कि बदमाशी करना सख्त मना है।
और हम सब जानते हैं कि सिर्फ पोस्टर लगाने से बदमाशी नहीं रुकती। क्योंकि शोध ये साफ कर रहा है कि नियम न्यूरल लेवल पर काम नहीं करते। हमें उस भावनात्मक संक्रमण को जड़ से पकड़ना होगा। अगर एक संस्थान चाहता है कि वहां ज्ञान का विकास हो, तो उसे ऐसे इमोशनली इंटेलिजेंट वातावरण बनाने होंगे जहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा हो। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से मतलब एक ऐसा माहौल जहां कोई भी इंसान बेझिझक अपनी बात रख सके। हाँ, छात्रों या कर्मचारियों के दिमाग को हर वक्त ये महसूस होना चाहिए कि वो बिना किसी डर, संकोच या सजा के डर के सवाल पूछ सकते हैं, नई चीजें आजमा सकते हैं और गलतियां कर सकते हैं। शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के लिए इस शोध का कॉल टू एक्शन यही है कि सिर्फ सिलेबस अपडेट करने से काम नहीं चलेगा। जिस पारिस्थितिक तंत्र में वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, उसकी भावनात्मक ऊर्जा को ठीक करना होगा। बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान रूपी पौधा केवल उसी जमीन पर फलता फूलता है जहां सकारात्मक भावनाएं विचारों और कार्यों को सही खाद पानी देती हैं। एक बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है इस पूरे गहन अध्ययन से। जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये है कि इंसान का दिमाग कोई एक बंद डिब्बा या दुनिया से कटा हुआ कोई आइसोलेटेड कंप्यूटर नहीं है। एकदम सही। ये एक ऐसा शक्तिशाली रिसीवर और ट्रांसमीटर है जो लगातार बिना रुके अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को कैच कर रहा है और अपनी भावनाएं बाहर भेज रहा है। जो कुछ भी इंसान महसूस करता है वो सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं रहता, वो रेडियो तरंगों की तरह दूसरों के दिमाग तक पहुंचता है। हम सब हर पल अनजाने में ही सही एक दूसरे के दिमाग को अपनी भावनाओं से आकार दे रहे हैं। यही इस पूरे शोध का सबसे खूबसूरत और जिम्मेदारी भरा निचोड़ है। सीखने और सिखाने का भविष्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हम क्या डेटा या कौन सी किताबें ट्रांसफर कर रहे हैं। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उस ज्ञान को किस तरह की भावनात्मक ऊर्जा के वाहन में बिठाकर प्रसारित किया जा रहा है। अगर भावनाएं सही दिशा में हैं, तो सीखना एक बोझ नहीं बल्कि एक बेहद स्वाभाविक, आनंददायक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाएगा। वाकई ये दिमाग और भावनाओं के रिश्ते की एक बहुत ही शानदार और गहरी व्याख्या है। इंसान को सिर्फ एक तार्किक प्राणी समझना कितनी बड़ी भूल थी, ये आज स्पष्ट हो गया। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो इस पूरी बातचीत से उपजता है और जिस पर खुद से विचार करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा दिमाग सच में हमारे आसपास के भावनात्मक माहौल को बिना हमारी मर्जी के मिरर कर लेता है, तो जरा आज के इस डिजिटल युग के बारे में सोचिए। हाँ, जहां हर वक्त स्क्रीन चालू रहती है। बिल्कुल। जहां लोग लगातार दिन रात अपने फोन की स्क्रीन पर सोशल मीडिया के जरिए गुस्से, आक्रोश, बहस और नकारात्मकता से भरे पोस्ट देखते रहते हैं, क्या वो डिजिटल भावनात्मक संक्रमण अनजाने में ही लोगों के दिमाग को लगातार उस सर्वाइवल मोड में धकेल रहा है? सोचने वाली बात है। और क्या ये लगातार स्क्रीन से बहने वाला गुस्सा इंसान की गहराई से सोचने, शांत रहने और कुछ नया सीखने की क्षमता को हमेशा के लिए कमजोर कर रहा है? इस विचारोत्तेजक और शायद थोड़े बेचैन करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन का समापन करते हैं। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा चीजों को देखने का एक नया, वैज्ञानिक और भावनात्मक नजरिया प्रदान करती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।